the most infamous prison on Earth. Alcatraz is the true pioneer of the Supermax prison concept. Surrounded by the freezing waters of the San Francisco Bay, 4 inmates think they can beat the odds and make their way to freedom. Can they escape the rock? Some of the greatest stories ever told start behind bars. Locked up in the most notorious prisons in the world, spied on by guards and fellow prisoners. It takes a devious mind to find a way out. It could lead you to freedom, or it could cost you your life. But wouldn't you try when you have nothing left to lose? आज की वीडियो एक जेल ब्रेक की है। आज तक जितने भी जेल ब्रेक के वाकयात हुए हैं ये उन सब से बिल्कुल अलग है, और वो इसलिए क्योंकि इस जेल से भाग पाना एक तरह का नामुमकिन था। वो कैदी जिस तरह ये जेल छोड़कर भागे थे उन्होंने सबको हैरान कर दिया। और दूसरी तरफ इस वीडियो में एक अलग चीज़ें बयान की गई हैं जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया। मैं बात कर रहा हूँ इस दुनिया की सबसे ख़तरनाक जेल अल्कैट्राज़ की। ये जेल अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को के शहर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर पानी के बीचों बीच मौजूद है, और इसका सारा रकबा 12 एकड़ के ऊपर बना हुआ है। वैसे इस जेल को 1910 में ही बनाया गया था, मगर उस वक्त इसका इस्तेमाल यूएस आर्मी करती थी। मगर जब 1933 में यूएस आर्मी ने इस जेल को छोड़ा तो 11 अगस्त 1934 को अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस जेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन में चेंज कर दिया। इस जेल को उन क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स के लिए बनाया गया था जो बहुत ही खूनख्वार और ख़ास तौर पे जो पहले से ही जेल छोड़कर भाग चुके थे, ये फिर जो जेल तोड़ने की कोशिश कर चुके थे। अल्कैट्राज़ जेल को दुनिया का सबसे ख़तरनाक जेल इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि इस जेल से जो भी फरार होने की कोशिश करता या तो वो मारा जाता या फिर पकड़ा जाता। वहाँ के आम गार्ड्स को ऑर्डर थे कि कोई भी अगर क्रिमिनल्स वहाँ से भागने की कोशिश करे तो उसे सीधी गोली मार दी जाए। कोई भी इंसान इन आम गार्ड से चोरी छुपे बाहर निकलने में कामयाब हो भी जाता तो फिर भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि चारों तरफ समंदर की ऊंची लहरें और ठंडा पानी था। उस पानी में छलांग लगाने का मतलब खुद की जान लेने जैसा था, क्योंकि कोई भी इंसान उस ठंडे पानी में 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। इसी वजह से अमेरिका इस जेल को एस्केप प्रूफ प्रिजन कहता था। ये अभी तक बात तो हुई सिर्फ जेल की, अब बात करते हैं इनके अंदर रहने वाले मेन कैरेक्टर्स की। इस वीडियो के अंदर हम 4 मेन कैरेक्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहला है फ्रैंक ली मोरिस। फ्रैंक ली मोरिस बचपन से ही क्रिमिनल माइंडेड था। सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने अपना पहला क्राइम किया। फ्रैंक को एक बैंक की चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया और उसको 10 साल के लिए लुजियाना जेल में भेज दिया, मगर वो लुजियाना जेल को भी तोड़कर भाग गया और उसके 1 साल बाद यानी 20 जनवरी 1960 को दोबारा पकड़कर अल्कैट्राज़ जेल में भेज दिया। फ्रैंक वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात एक पहले से ही सजा काट रहे एक कैदी एलन वेस्ट से होती है, जो कि इस वीडियो का दूसरा मेन कैरेक्टर है। उसको भी कार की चोरी में यहाँ पर भेजा गया था। फ्रैंक एलन वेस्ट को पहले से ही जानता था क्योंकि वो पिछली जेल में इकट्ठे ही सजा काट चुके थे। उसके बाद 2 कैदी जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन 1961 में अल्कैट्राज़ जेल में पहुंचे, जो कि इस वीडियो के तीसरे और चौथे मेन कैरेक्टर है। ये दोनों कैदी सगे भाई थे और इनको भी जेल तोड़कर भागने पर इनको अल्कैट्राज़ जेल भेजा गया था, और इत्तफाकन ये दोनों भाई फ्रैंक और एलन वेस्ट से पहले ही मिल चुके थे। अब ये चारों कैदी साथ रहने लगे। इस जेल में हर रोज कैदियों की 13 बार गिनती की जाती थी। यहाँ पर जो भी शख्स किसी भी चीज में इंटरेस्ट रखता था वो उसी चीज मुहैया की जाती थी। जिनको म्यूजिक का शौक होता उन्हें बजाने के लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दिए जाते। हर रात 1 घंटे की क्लास भी लगती थी म्यूजिक की, जिसमें सब कैदी अपने अपने इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। ये बात तो आपको मालूम होगी कि जेल में कैदियों से अलग अलग तरह के काम करवाए जाते हैं ताकि वो बोर ना हो और कुछ पैसे भी कमा सके। फ्रैंक मोरिस को लाइब्रेरी में काम मिला, क्लैरेंस एंगलिन को कैदियों के बाल काटने का और एलन वेस्ट को पूरे बी ब्लॉक की सफाई और पेंटिंग का काम दिया गया। एक मरतबा एलन पूरे बी ब्लॉक की सफाई करने में लगा था। इसकी सारी धूल नीचे आ रही थी, जिसकी वजह से वहां के गार्ड्स ने उसको बुलाया और कहा कि सही से काम करो। एलन ने कहा कि अगर वो सामने से पर्दा लगा दे तो मिट्टी नीचे नहीं आएगी। इसके बाद ये बात जेल अथॉरिटी को पता लगी तो उन्होंने पर्दा लगाने की इजाज़त दे दी और उस पर्दे की वजह से ऊपर की धूल नीचे नहीं आती थी। 12 जून 1962 की सुबह को हर बार की तरह कैदियों को उठाने के लिए जेल का अलार्म बजाया जाता है। जब गार्ड सबको उठाने के लिए जाता है तो सबसे पहले वो एलन वेस्ट के पास गया। वहां पर एलन वेस्ट उनको खड़ा दिखता है। उसके बाद गार्ड एलन के साथ वाले रूम में जाता है जो कि फ्रैंक का था। उनको लगता है कि फ्रैंक अभी तक सो रहा है। गार्ड फ्रैंक को उठाता है मगर वो नहीं उठता। काफी बार उठाने के बाद वो फिर भी नहीं उठा। गार्ड को गुस्सा आता है और वो जोर से फ्रैंक के सर पर अपना हाथ मारता है। जैसे ही उसके सर पे मारता है तो फ्रैंक का सर टूट कर नीचे गिर जाता है।
ये देखते ही गार्ड डर कर पीछे चला जाता है। जब गार्ड फ्रैंक के सर को गौर से देखता है तो वो सर असली नहीं बल्कि एक डमी यानी पुतला था। उसके बाद गार्ड सीटी बजाता है और तमाम गार्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं। जब गार्ड अगले दो डब्बे देखते हैं तो वो भी खाली थे, यानी वहां पर भी डमी मुंह पड़ा था। और ये दोनों जॉन और क्लैरस के डब्बे थे। इसका मतलब ये था कि ये तीनों भाई इस जेल को तोड़कर भाग चुके हैं। इस जेल में पहली बार कोई सायरन बजाया गया था, जो कि आज तक इस जेल में नहीं बजाया गया, क्योंकि आज तक यहाँ से कोई कैदी भी भाग नहीं पाया। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई भी कैदी पहले से नहीं भागा, बल्कि यहाँ पर पूरे 31 कैदी भागे थे, जिसमें 21 कैदियों को पकड़ लिया गया, 6 कैदियों को गोली मार दी गई, 2 डूबकर मर गए और 2 को मौत की सजा सुनाई गई। जब ये बात जेल की अथॉरिटी को पता लगी तो उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि इस जेल से भाग पाना एक तरह का नामुमकिन था। उसके बाद जेल का कोना कोना छान मारा गया, मगर इसमें एक कैदी भी नहीं मिला। जब दोनों भाइयों के रूम को छाना गया तो उसमें एक चीज कॉमन थी। उन कमरे के नीचे की साइड पर एक बड़ा सा होल था, और ये इतना बड़ा सुराख था कि एक आदमी आराम सुकून से निकल जाए। मगर जब गार्ड्स ने तमाम रूम चेक किए तो उनमें एलन के कमरे में भी वही एक सुराख था, जो दोनों भाई और फ्रैंक के कमरे में थे। एलन को पकड़ लिया गया और उससे सवाल जवाब किए गए, तो एलन ने मानने से इनकार कर दिया। मगर जब जेल की अथॉरिटी ने उससे कहा कि जो तुमने भागने की कोशिश की उसकी जो सजा तुम्हें मिलनी है वो तुम्हें माफ कर दी जाएगी अगर हमको सब कुछ बताओगे। फिर एलन ने सोचा कि मैं पकड़ा तो जा चुका हूँ, इसलिए एलन ने सब कुछ बता दिया कि वो असल में यहाँ से निकले कैसे। जनवरी 1960 को जब फ्रैंक एल्कैट्रास जेल में आया तो उसका यही माइंड था कि वो इस जेल को तोड़कर भागेगा। इसके बाद ये सब भाइयों से मिला और अपना सारा प्लान उनको बताया। फिर ये सब जेल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि एलन जो है वो साफ सफाई का काम करता था। इसी सफाई के दौरान उसे बी ब्लॉक की सेल के ऊपर जो छत था उसमें से एक वेंटिलेशन होल मिलता है, जो किसी सीमट से सील नहीं था। उसके ऊपर जो जाली लगी हुई थी, अगर उसे हटा दिया जाता तो वो बड़ी आसानी से इस जेल से भाग सकते थे। उसके बाद ये बात एलन अपने दोस्तों को बताता है, मगर मसला ये था कि ये होल बी ब्लॉक में था, और उस वक्त फ्रैंक और दोनों भाई तो बी ब्लॉक में थे, मगर मोरिस सी ब्लॉक में था, और इसी वजह से मोरिस ने अपने सेल की तब्दीली की दरख्वास्त की थी। 1961 में जब मोरिस को बी ब्लॉक में भेज दिया गया तो उसके बाद सब ने आगे का काम शुरू किया। उनका सबसे पहला मिशन यह था कि कैसे भी करके वो बी ब्लॉक की छत पर पहुंचे। वहां से निकलने के लिए उनको सबसे पहले अपने सेल से निकलना था, मगर वहां से बाहर निकलना नामुमकिन था, क्योंकि उस गैलरी में 24 घंटे गार्ड्स खड़े होते थे, इसलिए वहां से निकल पाना इनके लिए बहुत मुश्किल था। एक दिन इनको एक पीछे की तरफ गैलरी दिखती है, जिसमें बहुत सारे पाइप लगे हुए थे जो कैदियों तक पानी पहुंचाने और उनके टॉयलेट्स के लिए इस्तेमाल होते थे। अब इन चारों को उस पिछली गैलरी तक पहुंचना था ताकि वो इन पाइप के जरिए ऊपर जा सके, मगर सेल से बाहर निकलकर उस पिछली गैलरी तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था सेल की पिछली दीवार जो 8 इंच मोटी थी। उनका मानना था कि अगर वो इस दीवार में सुराख करे तो वो इस गैलरी तक पहुंच सकते हैं। इस दीवार की निचली साइड पर एक 6 बाय 9 इंच की खिड़की थी। इस खिड़की का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता तो वो बड़ी आसानी से निकल सकते थे। फिर उन्होंने जेल में चोरी छुपे पुराने औजार ढूंढने शुरू किए, और उन्हीं औजारों की मदद से चारों ने अपनी दीवारों में सुराख करना शुरू किए। ये तो जाहिर सी बात है, जब भी किसी दीवार में सुराख किया जाए तो आवाज तो आती ही है। वो अपनी दीवारें उस टाइम खोदते थे जब म्यूजिक टाइम होता। 1 डेढ़ घंटे का जब म्यूजिक टाइम होता था उस वक्त वो अपनी दीवारें खोदते थे ताकि किसी को पता ना लगे। और उसके बाद ये चारों कई महीनों तक इस दीवार को खोदते रहे, मगर इसमें एक प्रॉब्लम थी, और वो ये कि अगर कोई गार्ड इसको देख लेता कि दीवार में कोई गड़बड़ है तो उनका सारा प्लान फेल हो जाता। तो उन्होंने ऐसा किया कि वो इस दीवार को किसी चीज से ढक देते। बाद में उन्होंने एक कार्डबोर्ड यानी एक गत्ते की मदद से एक ऐसी खिड़की बनाई जो बिल्कुल हूबहू उसी खिड़की जैसी थी, और उसी सेल से मिलते हुए रंग से पेंट भी कर दिया। पेंट ढूंढने में भी कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि एलन भी उसी पेंट का काम करता था। तो उसी पेंट से उन्होंने गत्ते का भी पेंट कर दिया, और जब वह दीवार में सुराख करते तो वो उसी गत्ते को निकाल लेते, और जब काम हो जाता तो वो उस गत्ते को चिपका देते थे, जो दूर से देखने पर उसी हूबहू खिड़की जैसी लगती थी। आखिर कुछ महीनों के बाद उन्होंने सेल को इतना चौड़ा कर लिया कि वो आसानी से बाहर निकल सके। वो बाहर निकलकर ऊपर छत तक तो पहुंच गए थे, मगर मसला असल में अल्कैट्रास जेल के आसपास का समंदर था। आखिर इस समंदर को पार करना बहुत जरूरी था, और इसलिए फ्रैंक के पास एक प्लान था, और वो प्लान था रेन कोट के जरिए वो रबड़ की एक ऐसी नाव बनाएंगे जिसमें हवा भर के समंदर में तैर कर बाहर निकल सके। और इस चीज का आइडिया उसको तब आया जब वो लाइब्रेरी में काम कर रहा, तो उसे एक ऐसी बुक मिली जिसमें रेन कोट से नाव बनाई जा सकती थी, और उसके बाद उन्होंने रेन कोट चोरी करना शुरू किए। मगर अभी भी एक मसला था कि वो रेन कोट तो उन्होंने चुरा लिए थे, मगर उन्हें वो रखे कहाँ, वो नाव कहाँ बनाई जाए। फिर एक बात तय हुई कि सेल के ऊपर जो खाली जगह है वहां पर बनाएंगे, मगर वहां पर भी एक गार्ड 24 घंटे पहरा देता था,
और अगर ये काम वहां पर करते तो फिर भी पकड़े जाते। और जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि एलन जब ऊपर वाले सेल की सफाई कर रहा था तो धूल मिट्टी नीचे आ रही थी। असल में एलन जानबूझकर ऐसे कर रहा था ताकि उसे पर्दा लगाने की इजाजत मिल जाए और वो अपना काम कर सके। ये मसला तो हल हो गया था, मगर ऊपर भी जाना था, और वो भी चोरी छुपे। और ये भी नामुमकिन था क्योंकि गार्ड हर वक्त उन पर नजर रखते थे। अगर उन्हें पता चल जाता कि ऊपर क्या कर रहे हैं तो मसला हो जाता। इसीलिए उन्होंने साबुन, टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर और धूल मिट्टी को मिलाकर एक नकली सर बनाया और उसी पुतले को अपनी जैसी शक्ल दी और फिर उस पुतले पर अपने जैसा कलर भी कर दिया। और आखिर में एक काम रह गया और वो था बाल लगाना। मगर फिर भी उन्हें ज्यादा मुशक्कत का सामना करना नहीं पड़ा क्योंकि क्लैरस वहां पर कैदियों के बाल काटता था। क्लैरस बाल लाता और उस पुतले पर लगा देते थे। जब हर रात जेल की लाइट्स बंद की जाती तो ये चारों अपने अपने कंबल को सीधा करके अपने पुतले सरहाने रख के एक बॉडी टाइप की शेप बनाकर वहां से ऊपर चले जाते। कई दिनों तक काम करने के बाद एक लाइफ जैकेट और 6 बाय 9 इंच की एक नाव भी बना ली। उन्होंने ये काम दिसंबर 1961 को शुरू किया और जून 1962 को उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। जब सब कुछ कंप्लीट हो गया तो उन्होंने जो दिन भागने का रखा था वो था 12 जून 1962। सोमवार 12 जून 1962 जब रात के 9:30 बजे जेल की लाइट्स बंद की गई तो उन्होंने अपने पुतले को सेट किया और अपने बनाए हुए रास्ते से अपनी गैलरी में पहुंचे। मगर जो एलन वेस्ट था उसने अपनी पूरी खिड़की को दीवार से सीमेंट से सील कर दिया और गलती से कुछ ज़्यादा ही सीमेंट इस्तेमाल कर लिया। मगर वो फिर भी हटाने की कोशिश कर रहा था और साथ में एंगलिन और उसका भाई भी हटाने की कोशिश कर रहे थे। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था, इसलिए वो एलन को कहते हैं कि हम ऊपर जाकर बाकी की तैयारी करते हैं, तुम ये जल्दी से हटाकर ऊपर आ जाना। उसके बाद ये तीनों ऊपर गए और अपनी तैयारी शुरू कर दी। ऊपर जाने के बाद उन्होंने एलन का काफ़ी इंतज़ार किया मगर वो ना आया। उसके बाद वो जेल की छत से होते हुए जेल के कोने में पहुंचे, वहां से 50 फीट के पाइप से ऊपर से नीचे आए और चोरी छुपे समंदर तक पहुंचे। उसके बाद उन्होंने नाव में हवा भरी और नाव को समंदर में उतार दिया और वो एक एक करके उसमें सवार हो गए। इसके बाद एलन भी वो खिड़की हटाने में कामयाब हो जाता है और जब वो ऊपर आता है तो उसे एक लाइफ जैकेट और एक पतवार मिलती है जो वो तीनों छोड़ कर गए थे। और जब तक वो पहुंचता है उस तक बहुत देर हो चुकी थी और वो तीनों नाव में बैठकर समंदर को पार कर चुके थे। फिर मजबूरन एलन को अपने सेल में वापस आना पड़ता है। उसके बाद जो भी कुछ हुआ आपको मालूम ही है। एलन ने ये सब कुछ जेल अथॉरिटी को बताया तो वो हिल कर रह गए क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें भनक तक नहीं पड़ी। खैर उसके बाद उन्होंने समुद्री बेड़े पूरे समंदर में भेज दिए, सारे टापे छान मारे। टापे में जो छोटी छोटी गुफाएं थी उसको भी देखा मगर कोई सुराग ना मिला। जब जेल्स की पुलिस और गार्ड से कुछ ना हुआ तो अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी एफबीआई को शामिल किया गया। जब एफबीआई को सब कुछ बताया गया तो वो भी हैरान रह गई। उसके बाद एफबीआई ने एलन से पूछा कि उनका यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले प्लान क्या था। तो एलन ने बताया कि उनका यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले एंजल टापा पे जाना था जो कि अल्कैट्रस से 3 किलोमीटर दूर है। उसके आधे किलोमीटर दूर जाकर एक शहर में दाखिल होंगे और एक कार और कपड़े चुरा कर हमेशा के लिए ये मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। उसके बाद एफबीआई ने अपना पूरा जोर लगाया और पूरे एंजल टापू को खंगाल मारा मगर उनका कुछ पता न लगा। और देखते ही देखते ये खबर पूरे अमेरिका में फैल गई क्योंकि वो जेल जहां से निकलना नामुमकिन था वहां से कैदी निकल गए। उसके बाद एफबीआई को समंदर से काफी चीजें मिली जैसे कि लाइफ जैकेट और जो इन तीनों ने पहन रखी थी, मगर ना कोई लाशें मिली और ना ही कोई नाव। मगर उसके 1 महीने के बाद नॉर्वे का तिजारती जहाज जिसका नाम एसएस नॉर्फल था, उसके क्रू मेंबर ने एफबीआई को बताया कि 17 जुलाई 1962 को जब उनका जहाज गोल्डन ब्रिज के पास से गुजर रहा था तो उन्होंने देखा कि समंदर में एक लाश तैर रही है। उस लाश ने बिल्कुल अल्कैट्रस के कैदियों जैसे कपड़े पहन रखे हैं। मगर वो जहाज कनाडा जा रहा था और वो वहां पर पहुंचने में बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहते थे, इसलिए वो वहां पर नहीं रुके। मगर वापस आकर उसने ये खबर एफबीआई को दी। जब एफबीआई को पता लगा तो सारा ब्रिज छान मारा मगर कुछ नहीं मिला और कुछ मिलना भी नहीं था क्योंकि इस बात को 3 महीने गुजर चुके थे। इस बात के 9 महीने के बाद जेल को बंद करना पड़ा क्योंकि इस जेल को चलाने में दूसरे जेलों की निस्बत 3 गुना ज्यादा खर्चा था। इसलिए अगर यहाँ पर भी कैदी भागने लगे तो इस जेल का कोई फायदा नहीं। इसलिए इस अल्कैट्रस जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और तमाम कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट करना पड़ा। इस जेल ब्रेक के 17 साल बाद ये केस एफबीआई ने बंद कर दिया और एलन के मुताबिक एक कार उस रात चोरी होनी थी, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। एफबीआई ने यह बयान देते हुए इस केस को ऑफिशियली बंद कर दिया, मगर ये दुनिया मानने से इनकार कर रही थी कि ये तीनों उस रात नहीं मरे। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐसे वाकयात भी होते रहे जिससे मालूम पड़ता है कि वो तीनों अभी तक जिंदा है। अभी तक 2 थ्योरीज हमारे सामने आई है। पहली थ्योरी ये कि वो तीनों उस रात निकलने में एलन के मुताबिक वो वहां से शहर गए और कार चोरी करने के बाद गायब हो गए।
एफबीआई ने कहा कि उस रात कोई कार नहीं चोरी हुई, मगर 2011 में नेशनल जियोग्राफी चैनल पे आई एक डॉक्यूमेंट्री ने वेनिस्ड फ्रॉम अल्कैट्राज़ में खुलासा किया कि जिस दिन वो वहां से भागे उसके अगले ही दिन यानी 12 जून 1962 को एक 1955 मॉडल की एक नीले कलर की कार चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई गई। एफबीआई ने कहा कि अगर वो तैर कर भी जाते तो फिर भी मर जाते, मगर उनकी ये बात भी गलत साबित हुई, क्योंकि उसी साल जिस साल ये जेल ब्रेक हुआ, एक अल्कैट्राज़ जेल का कैदी जॉन नामी उस जेल से भाग गया और उसने पूरा समंदर तैर कर पार किया, मगर बाद में उसे पकड़ लिया गया था और उसे ठंडे पानी की वजह से हाइपोथर्मिया हो गया। इससे ये साबित हो रहा है कि जो अल्कैट्राज़ के इर्द गिर्द समंदर है उससे तैर कर भी पार किया जा सकता है। और दूसरी थ्योरी ये आई कि ये तीनों 180 मीटर तक समंदर में अपनी बनाई नाव में गए और 180 मीटर बाद उन्हें एक बोट मिली जो पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। उसके बाद ये तीनों उस बोट में बैठे और हमेशा के लिए अमेरिका छोड़कर चले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि वो बोट 180 मीटर तक क्यों खड़ी थी। इसका जवाब ये है कि अल्कैट्राज़ जेल के 180 मीटर के एरिया पर ऑफिशियल बोट के अलावा किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। ये बात तो तय थी कि वो बोट उसी रात ही आनी थी, क्योंकि उन्होंने एलन का इंतजार तक नहीं किया और उसे वहीं छोड़कर निकल गए। ये उसी तरह इशारा कर रहा है कि उन्होंने उसी रात ही निकलना था, क्योंकि बोट उसी रात ही इंतजार कर रही थी और अगर ऐसा ना होता तो वो एलन के बिना ना जाते या फिर किसी और दिन चले जाते। उसके अलावा और भी कई सबूत मिले। उसी रात एक शख्स ने कहा कि एक बोट अल्कैट्राज़ जेल से कुछ ही फासले पर खड़ी थी और कुछ ही देर बाद वो स्टार्ट होती है और ब्रिज से होती हुई गायब हो गई और वो वहां से जिंदा बचकर निकल गए। और जब तक एंगलीर भाइयों की मदर जिंदा रही तो हर साल मदर डे पर उन्हें फूलों का एक गुलदस्ता मिलता रहा। और जब उन दोनों भाइयों की मदर की डेथ हुई तो वहां पर जब उनकी मदर की फ्यूनरल की गई तो फ्यूनरल के दौरान एक दो लंबी चौड़ी औरतें दिखी जिन्होंने बहुत सारा मेकअप कर रखा था। उन दोनों औरतों ने किसी से भी बात नहीं की और कुछ ही देर में गायब हो गई। जब 1989 में एंगलिन भाइयों के वालिद की डेथ हुई तो उनके फ्यूनरल के दौरान भी दो अनजान आदमी, उनकी दाढ़ी और मुझे काफ़ी बड़ी थी, वो ताबूत के पास आए और रोने लगे। ये आदमी भी वहाँ से गायब हो गए। अब ये जाहिर होता है कि वो दो औरतें और ये दो आदमी जॉन और क्लैरेंस ही थे। आखिर 2013 में सैन फ्रांसिस्को यूपी डिपार्टमेंट को एक खत मिलता है और वो खत जॉन एंगलिन ने लिखा था। उस खत में उसने कहा कि उस रात वो अल्कैट्राज़ जेल से भागने के बाद हम सब बिल्कुल सही सलामत थे। अभी मेरी उम्र 83 साल हो चुकी है और उसे कैंसर हो गया है। उसने कहा कि अक्टूबर 2008 को फ्रैंक मोरिस की मौत हो गई और उसका छोटा भाई क्लैरेंस भी 2011 में मर गया। उसने कहा कि अगर पुलिस वो इसके कैंसर का इलाज कर दे और उसे जेल ब्रेक की सजा 1 साल से ज्यादा न दी जाए तो वो अरेस्ट होने के लिए तैयार है। इसके बाद किसी ने भी एक्शन नहीं लिया और आज 2023 इस जेल ब्रेक को पूरे 61 साल हो चुके हैं और ये आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। एफबीआई ने ये केस तो बंद कर दिया, मगर यूएस डिपार्टमेंट में ये केस अभी भी खुला है। आज अगर कोई भी जिंदा होगा तो उसकी उम्र 90 साल से ऊपर ही होगी। यूएस डिपार्टमेंट ने उनकी उम्र के हिसाब से उनकी फोटो को प्रोसेस करवा कर आज भी ढूंढ रही है। ये तलाश उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक वो खुद या उनकी लाश नहीं मिलती या फिर उनके ऊपर 100 साल तक नहीं हो जाती। अल्कैट्राज़ जेल को बंद करने के बाद कुछ ही सालों बाद लोगों के लिए खोल दिया गया और आज भी 2.5 से 3 हज़ार लोग पूरी दुनिया इस जेल को देखने के लिए आते हैं। इसके ऊपर कई कहानियां लिखी गई, कई डॉक्यूमेंट्री और कई फिल्में बनाई गई, मगर आज भी सही से मालूम नहीं कि इन तीनों के साथ आखिर हुआ क्या था। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।